हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। टेंस सीरीज के आज के इस वीडियो में मैं आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसे हम पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस के नाम से भी जानते हैं। इससे पहले कि मैं इस वीडियो को शुरू करूं, मैं आपको बतला देना चाहता हूं कि आज के इस वीडियो में हम किन पॉइंट्स पर डिस्कशन करेंगे। ज़रा देखिए, यहाँ पर पॉइंट्स लिखे हुए हैं। सबसे पहले तो हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे, आखिर उसकी डेफिनेशन क्या होती है, एंड फिर अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन उसका कॉन्सेप्ट क्या बनेगा, तो हम कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस करेंगे कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यूज ऑफ पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस एट बेसिक लेवल। जी हाँ, तो जो बिगिनर्स लोग हैं वो इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखेंगे ताकि उनको सारी चीज़ें यानी छोटी छोटी बातें जो भी है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में वो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ पाएँ। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे यूज ऑफ पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस एट एडवांस लेवल। जी हाँ, तो मैं यहाँ पर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो डिफरेंट जगहों पर यूज़ होता है एडवांस लेवल पर और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पॉइंट्स बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं वो सारे के सारे मैं यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसलिए सभी लोग, चाहे वो बिगिनर हो या फिर वो एडवांस लेवल पर कॉम्पिटिटिव लेवल पर तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, उन सबको इस वीडियो को शुरू से लेकर और अंत तक ज़रूर देखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं और पढ़ते हैं डेफिनेशन। तो चलिए स्टूडेंट्स, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की डेफिनेशन को पढ़ते हैं और कुछ एग्जांपल्स की मदद से एक कॉन्सेप्ट बनाने का प्रयास करते हैं। ज़रा देखिए, यहाँ पर एक डेफिनेशन लिखी हुई है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज़ द वर्ब फॉर्म। मैंने पिछले कई वीडियोज़ में आपको ये बात बतलाई है कि कोई भी जो टेंस होता है वो और कुछ नहीं, क्रिया का एक स्वरूप होता है। जैसे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है इसका क्या स्वरूप होता है, ये और कुछ नहीं, ये एक क्रिया का स्वरूप होता है। और क्रिया का स्वरूप कुछ ऐसा होता है, वाज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अगर ये क्रिया का स्वरूप होता है तो उस क्रिया को ही हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। अब ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो ये क्रिया का स्वरूप होता है, इसका प्रयोग कहाँ पर करते हैं, आगे जरा बढ़ते हैं और पढ़ते हैं। विच रेफर्स टू ए कंटिन्यूइंग एक्शन और स्टेट दैट वाज हैपनिंग एट सम पॉइंट इन द पास्ट। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, मैं आपको एक डायग्राम बना करके बतला रहा हूँ। जरा देखिए, ये है टाइम लाइन। इस टाइम लाइन में हम यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, अर्थात इस समय आप वीडियो देख रहे हैं और मैं आपको टीच कर रहा हूँ। तो ये है नाउ। नाउ मीन्स प्रेजेंट होता है, राइट। तो ये तो हुआ प्रेजेंट, जब इस समय आप वीडियो देख रहे हैं, मैं आपको टीच कर रहा हूँ। और इससे पहले वाला जो भी टाइम है वो पूरा का पूरा टाइम क्या है, पास्ट है, राइट। तो उस पास्ट टाइम में यानी पास्ट किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर या बीते हुए समय में अगर हम किसी भी एक्शन या किसी स्टेट की कंटिन्यूइंग स्टेट को बतलाते हैं। कंटिन्यूइंग क्या होता है, एक ऐसा एक्शन जो गतिमान अवस्था को प्रकट करता है। जैसे मैं यहाँ पर टीचिंग कर रहा हूँ, गतिमान है अर्थात चल रहा है, जारी रहने की एक ऐसी अवस्था क्रिया की, उसे ही हम कॉन्टिन्यूअस स्टेट बोलते हैं। तो अब ध्यान दीजिए, ये है पास्ट टेंस यानी पास्ट समय, बीता हुआ समय। और इस बीते हुए समय में किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर, यानी ये हो सकता है या ये हो सकता है, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर हम किसी एक ऐसे एक्शन की बात करें जो कंटिन्यूइंग हो, अर्थात लगातार निरंतर चल रहा हो। बस इतना सा ही पॉइंट है। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या हुआ, वास्तव में भूतकाल में या बीते हुए समय में किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में किसी भी एक्शन, जो भी एक्शन है या जो भी स्टेट है, उसकी कंटिन्यूइंग स्टेट को प्रदर्शित करने के लिए इस क्रिया का प्रयोग किया जाता है, राइट। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, इन एग्जाम्पल्स को ठीक से पढ़ते हैं और ये जो यहाँ पर डेफिनेशन में बताया गया है इसी की जांच कर लेते हैं। चलिए जरा देखते हैं पहला सेंटेंस क्या है, वह कपड़े धो रही थी। अब इस सेंटेंस को अगर आपने पढ़ा तो आपको पता ये तुरंत ही चल जाएगा कि ये जो बात हो रही है ये बात वास्तव में बीते हुए समय की हो रही है। कहाँ से पता चला, जी हाँ, ये जो था थी थे लगा हुआ है ये अपने आप में पूर्ण सक्षम होता है कि ये बतलाए कि ये समय बीता हुआ समय है और उस बीते हुए समय में एक एक्शन हो रहा है और वो एक्शन है धोने का, अर्थात कोई क्रिया घटित हो रही है। अब वो क्रिया किस स्टेट में है, जरा देखिए, बीते हुए समय में एक एक्शन है जो कंटिन्यूअस चल रहा है। तो कंटिन्यूअस एक्शन को इसी प्रकार से तो हम व्यक्त करते हैं, धो रही थी, खा रही थी, पी रहा था, नहा रहा था, कुछ भी ऐसे, अर्थात किसी भी वर्ब में रहा, रही, रहे अगर हम लगा देते हैं तो वो कंटिन्यूटी को शो करने लगता है। और बच्चे लोगों को उनकी जो शुरुआती स्कूल में बतलाया जाता है वो यही बतलाया जाता है कि जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द लगे हैं वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाते हैं।
जी हाँ, इतना बतलाया जाता है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इसके आगे बच्चों को नहीं बतलाया जाता, जिसको मैं समझता हूँ कि वो अच्छी बात नहीं है। चलिए मैं आपको बतलाता हूँ, तो ध्यान से सुनिए। कोई ज़रूरी नहीं कि एक्शन में रहा था, रही थी, रहे थे ऐसे शब्द लगे हों तो ही पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। जी नहीं, ज़रा देखिए, कुछ ऐसे भी वर्ड पैटर्न्स हो सकते हैं जहाँ पर रहा था, रही थी तो नहीं होंगे, बट क्रिया कंटिन्यूड होगी। ज़रा देखिए यहाँ पर भी क्या है, चिड़िया डाल पर बैठी थी। इससे तो पता चल गया कि ये बीते हुए समय की बात है और बीते हुए समय पर एक एक्शन हो रहा था, और वो एक्शन क्या था, बैठने का। आप क्या सोचते हैं, अगर कहा जाए बैठी थी, आप बैठे हो, अगर ये कहा जाए तो क्या है, आपके जो बैठने वाला जो एक्शन है क्या वो कंटिन्यूअस नहीं है, क्या वो चल नहीं रहा है? जी नहीं, चल रहा है। मैं खड़ा हूँ, आपके सामने मैं खड़ा हूँ, तो खड़ा होने का एक्शन तो कंटिन्यूअस है ना, लेकिन रहा, रही, रहे नहीं लगा हुआ है। इसलिए ऐसे पैटर्न्स को भी ध्यान में रखिए कि ज़रूरी नहीं कि रहा, रही, रहे ही लगा हो, कुछ ऐसे पैटर्न्स भी हो सकते हैं। अर्थात यहाँ पर भूतकाल में किसी एक्शन के कंटिन्यूअस होने की स्टेट यहाँ पर भी है। ओके, अगला सेंटेंस देखिए, बच्चा ज़मीन पर लेटा था। यहाँ पर था पास्ट यानी बीता हुआ समय, और लेटने का एक्शन कैसा है, किस स्टेट में है, ज़रा ये देखिए। लेटना उसका जारी था। अगर कोई बच्चा यहाँ पर ज़मीन पर लेटा है तो हम ऐसा ही तो कहेंगे, बच्चा ज़मीन पर लेटा है, तो लेटना उसका कंटिन्यूइंग है ना। और अगर है ऐसा तो ऐसे पैटर्न्स भी आ जाते हैं जहाँ पर रहा, रही, रहे नहीं भी लगा होता है, तब भी वो कंटिन्यूटी को शो करता है। ये भी आपको बिगनिंग में यानी शुरुआती लेवल पर बच्चों को ये भी याद रखना चाहिए कि कुछ ऐसे पैटर्न्स भी क्रियाओं के होते हैं जो कंटिन्यूटी को शो करते हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा सचेत रहना चाहिए। अच्छा, चाहे ये स्टेट हो, चाहे ये स्टेट हो, चाहे ये स्टेट हो, स्टेट एक ही है, शब्दों का चुनाव अलग अलग है, तो आपको शब्दों पर ज़्यादा रिलाई नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट आपको कॉन्सेप्ट के अनुसार पता करने का प्रयास करना चाहिए कि आखिर वहाँ पर वो टेंस कौन सा है। तो हम देख रहे हैं कि ये जो क्रियाएं हैं, पैटर्न उनका भले ही कैसा भी हो, बट एक ही बात समझ में आ रही है कि भूतकाल में एक एक्शन है जो कंटिन्यूइंग स्टेट को यहाँ पर शो कर रहा है। और अगर ऐसा है तो फिर हमें वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करना चाहिए। जरा देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, सी वॉज वॉशिंग द क्लॉथ्स, यहाँ पर हमने सब्जेक्ट रखा और इस स्टेट को प्रदर्शित करने के लिए क्या किया है, वाज वर्ब का प्रयोग किया है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग किया है। सी सिंगुलर नंबर है तो वॉज का प्रयोग किया। अब यहीं पर मैं आपको बतला देता हूँ फटाफट जल्दी से, आई, फिर इसके बाद ही, सी और इट के साथ में आपको वाज का प्रयोग करना होता है, और इसके साथ फिर इसके बाद आता है वी, यू, दे, ये तो प्रोनाउंस हो गए, ठीक है ना। इनके साथ में आपको वर का प्रयोग करना होता है। इसके अलावा जितने भी नाउन्स हैं, सिंगुलर होगा तो वाज और प्लूरल होगा यानी एक से अधिक होगा तो वर का प्रयोग किया जाएगा। अब यहाँ पर भी ज़रा देख लीजिए, चिड़िया डाल पर बैठी थी, तो यहाँ पर बैठी थी ये भी एक कंटिन्यूइंग स्टेट ही है जो भूतकाल में किसी एक्शन को बतला रहा है, और उस क्रिया को भी देखिए यहाँ पर ऐसे ही बनाया गया है, द बर्ड वॉज सिटिंग ऑन द ब्रांच, राइट। तो यहाँ पर ये जो वाज है और सिटिंग उसी स्टेट को प्रदर्शित कर रहा है, भले ही यहाँ पर रहा था, रही थी नहीं लगा हुआ है। ओके, तीसरा सेंटेंस भी ऐसा ही है, बच्चा जमीन पर लेटा था। अब लेटने का एक्शन भी वहाँ पर कंटिन्यूअस था, भले ही यहाँ पर रहा, रही, रहे नहीं है, तो भी हम यहाँ पर उसी वर्ब का प्रयोग करेंगे जो इस स्टेट को शो करेगी, द बेबी वॉज लाइंग ऑन द ग्राउंड, राइट। अब इसी बात को हम आगे चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर बेसिक लेवल पर जो शुरुआती बिगिनर्स हैं उनको ट्रांसलेशन करते समय असर्टिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में कहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है, कहाँ पर आपको मेन वर्ब का प्रयोग करना है। फिर इसके बाद मैं आपको बतलाऊंगा एडवांस लेवल, तो बने रहिए मेरे साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, बेसिक लेवल पर मैं आपको बिल्कुल वैसा ही बताने का और सिखाने का प्रयास करता हूं जैसा कि छोटे बच्चों को उनके स्कूलों में सिखाया जाता है, लेकिन थोड़ा सा अलग हट करके। जरा देखिए यहाँ पर छोटे बच्चों को क्या बतलाया जाता है। शुरुआत में उनको कुछ सेंटेंसेस दिए जाते हैं ट्रांसलेट करने के लिए, और उन ट्रांसलेशंस को कुछ इस प्रकार से बताया जाता है कि एक सेंटेंस अफर्मेटिव होता है, फिर दूसरा नेगेटिव होता है, फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है, दूसरे प्रकार का इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। मैंने यहाँ पर भी वैसा ही कुछ बताने का प्रयास किया है। जरा देखिए,
सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस के अंदर दोनों ही सेंटेंस आ जाते हैं, यानी अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। और फिर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं, वो दो प्रकार के होते हैं। तो मैं सब कुछ आपको यहीं पर बतलाने जा रहा हूँ। जरा देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं कि सेंटेंस को ध्यान से पढ़ते हैं और फिर सब्जेक्ट को रखते हैं। जब कोई सेंटेंस इंफॉर्मेटिव होता है, सूचनात्मक होता है, यानी उसे हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं, तो उसकी शुरुआत हम सब्जेक्ट से करते हैं। और सब्जेक्ट क्या होता है, कैसा होता है, मैं भी आपको बतलाऊंगा। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब रखते हैं। इस टेंस में इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है वाज या वर। फिर इसके बाद मेन वर्ब होती है, लेकिन अगर सेंटेंस नेगेटिव होता है तो नॉट रख देते हैं, और अगर वो नेगेटिव नहीं होता है, अफर्मेटिव होता है, तो नॉट को नहीं रखते हैं। राइट, अगर है तो है, नहीं है तो नहीं है। फिर इसके बाद मेन वर्ब आती है। फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। क्या होता है, कैसा होता है, मैं भी आपको इंट्रोड्यूस करने का प्रयास करूंगा। फिर अदर वर्ड्स, जितने भी एडवर्बियल्स होते हैं, वो अदर वर्ड्स होते हैं, वो सब बाद में आते हैं। और फिर इसके बाद वाक्य के अंत में फुल स्टॉप लगा होता है। ये एक असर्टिव सेंटेंस का शब्दक्रम होता है। आगे बढ़ते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, सबको मालूम है। एक ऐसे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जिनका आंसर यस या नो में दिया जा सकता है, और जिनका आंसर यस या नो में दिया जा सकता है तो उस सेंटेंस में हम क्वेश्चन वर्ड नहीं रखते हैं, इनफैक्ट सीधे हेल्पिंग वर्ब से ही वाक्य की शुरुआत करते हैं। राइट, और कुछ ऐसे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं जिनका आंसर यस या नो में नहीं दिया जा सकता। अगर नहीं दिया जा सकता है तो फिर हम क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश बनाकर लिखते हैं। फिर वही शब्द क्रम होता है, यानी हेल्पिंग वर्ब, और फिर सब्जेक्ट आता है, फिर नॉट आता है, फिर मेन वर्ब होती है, फिर ऑब्जेक्ट होता है, फिर अदर वर्ड्स होता है, और बाद में क्वेश्चन मार्क लगता है। चलिए, इन्हीं शब्द क्रमों को हम फॉलो करते हैं और इन सेंटेंसेस को सबसे पहले तो देखते हैं उसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है क्या, और फिर है तो इन्हीं शब्द क्रमों के अनुसार हम उनका ट्रांसलेशन बनाने का प्रयास करते हैं। जरा देखिए, तुम नदी में स्नान कर रहे थे, ठीक है ना। तो स्नान करना ये एक्शन हो रहा है, थे लगा है तो भूतकाल में हो रहा है, यानी बीते हुए समय में। तो बीते हुए समय में किसी एक्शन की कंटिन्यूटी की बात की जा रही है, तो बस वही इस वाली क्रिया का प्रयोग करेंगे, यानी वाज या वर प्लस वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। राइट, चलिए अच्छा करते हैं। क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट लाते हैं। तो ध्यान से सुनिए, एक्टिवाइज सेंटेंसेस जितने भी होते हैं तो वहाँ पर जो भी एक्शन हो रहा होता है, उस एक्शन को परफॉर्म करने वाला, यानी करने वाला जो भी बंदा होता है, उसी को हम कहते हैं सब्जेक्ट। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर कौन सा काम हो रहा है, स्नान करने का। कौन कर रहा है, स्नान करने का काम कौन कर रहा है, तो तुम कर रहे हो, यही आपका सब्जेक्ट है। और यहाँ पर आपने उस सब्जेक्ट को लिख दिया यू। इसके बाद क्या है, हेल्पिंग वर्ब। इस सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब को देखिए, तो यहाँ पर है वाज वर। अब ये बात थोड़ा सा ध्यान में रखने वाली है जो बिगिनर्स है, बाकी सबको तो आता ही आता है। मैंने यहाँ पर लिख दिया है आई, ही, सी और इट। आई सिंगुलर नंबर ही होता है, और यहाँ पर पास्ट टेंस में जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है उसके साथ आपको वाज का प्रयोग करना है। जितने भी सिंगुलर नंबर नाउन्स आएंगे उनके साथ आपको वाज का प्रयोग करना है। आगे बढ़ते हैं। वी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, प्लूरल नंबर में होता है। यू, वो चाहे सिंगुलर नंबर में हो या प्लूरल नंबर में हो, दोनों में ही वर का प्रयोग होता है। दे के साथ वर का प्रयोग होगा। और जितने भी प्लूरल नंबर के नाउन्स होंगे, प्लूरल नंबर नाउन्स माने एक ऐसा नाउन जिसकी संख्या एक से अधिक है, वो सारे के सारे प्लूरल नंबर के नाउन्स होते हैं। इन सब के साथ वर्ब का प्रयोग करना है। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग सभी के साथ करना है। चलिए यहां पर देख लेते हैं। यू चाहे सिंगुलर नंबर में हो और चाहे प्लूरल नंबर में हो, दोनों के साथ ही आपको वर्ब का प्रयोग करना होगा। तो हेल्पिंग वर्ब हो गई वर, यू वर, ठीक है। नेगेटिव क्या है, क्या नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव तो नॉट नहीं लगाएंगे। फिर मेन वर्ब क्या है, स्नान करना। तो आप यहाँ पर बेदिंग भी कर सकते हैं या फिर टेक, एक ऐसी क्रिया है टेकिंग अ बाथ, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। यू आर टेकिंग अ बाथ इन द रिवर, इन द रिवर। बड़ा ही सिंपल है। देखिए आपने क्या किया, यू आर टेकिंग अ बाथ, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब हो गई, हेल्पिंग वर्ब हो गई, मेन वर्ब हो गई, फिर इसके बाद ये ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है ना। और ये इन द रिवर कहाँ कहाँ वगैरह से सब एडवर्बियल्स मिलते हैं, अदर वर्ड्स हैं, बाद में फुल स्टॉप लगा दिया। ओके, बड़ा ही सिंपल सा ट्रांसलेशन है। अगर यही सेंटेंस नेगेटिव होता तो क्या होता, तुम नदी में स्नान नहीं कर रहे थे, सपोज यहाँ पर नहीं लिखा होता,
तो क्या करना होता है, कुछ खास नहीं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में बस इतना याद रखिए, जो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब होती है, यहाँ पर तो खैर एक ही हेल्पिंग वर्ब है, आगे चलकर जब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे तो वहाँ पर 2 हेल्पिंग वर्ब्स आती हैं। तो आपको याद रखना चाहिए, हमेशा क्लियर रख लीजिए कि फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद आपको नॉट का प्रयोग करना होता है। तो ये सेंटेंस ऐसे बन जाता है, यू आर नॉट टेकिंग अ बाथ इन द रिवर, बस इतनी सी बात होती है। अगला सेंटेंस, शिल्पा मेज पर खड़ी हुई थी। अब यहाँ पर देखिए रहा, रही, रहे नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी आप देखिए कि भूतकाल में ये जो एक्शन हो रहा है इसकी स्टेट क्या है। सपोज मैं यहाँ पर मेज पर खड़ा हूँ, ठीक है, और आप कह रहे हैं, देख रहे हैं सर मेज पर खड़े हुए हैं, तो खड़े हुए हैं अगर आप ये कहेंगे तो क्या वो कंटिन्यूअस स्टेट नहीं है? अगर मैं मेज के ऊपर खड़ा हूँ तो खड़ा होने का जो एक्शन है वो तो निरंतर कंटिन्यूड है ना। अब निरंतर चल रहा है तो वह कॉन्टिन्यूअस टेंस ही होता है, भले ही उसमें रहा, रही, रहे ना लगा हो। ओके, चलिए, अच्छा, तो ये भी क्या हुआ, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस ही हुआ। चलिए उसी के अकॉर्डिंग इसका भी ट्रांसलेशन कर देते हैं। क्या, शिल्पा, तो देखिए यहाँ पर कौन सा एक्शन हो रहा है, एक्शन हो रहा है खड़े होने का। तो खड़ा होने वाला कौन, इस एक्शन को परफॉर्म करने वाला कौन, तो शिल्पा, यही सब्जेक्ट हो गया। हमने यहाँ पर शिल्पा सब्जेक्ट शिल्पा को बना दिया। ओके, शिल्पा, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब रखी, ये देखिए हेल्पिंग वर्ब, फिर अगर नेगेटिव होता तो नॉट लगा देते, अन्यथा कोई ज़रूरत नहीं है। तो शिल्पा वॉज स्टैंडिंग, खड़े होने का मतलब निरंतर चल रहा था, इसलिए हमने आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया। शिल्पा वॉज स्टैंडिंग ऑन द टेबल, राइट, बड़ा ही सिंपल है। अगला सेंटेंस, क्या वह बुखार से पीड़ित था। यहाँ पर देखिए पीड़ित था, अब कोई व्यक्ति अगर बुखार से पीड़ित होता है तो वो सफ़र करता है, तो यहाँ पर वह बुखार से पीड़ित था। अगर हम ये कहते हैं तो कोई बुखार से जूझ रहा था, यानी बुखार कंटिन्यूइंग था किसी को, तो उस कंडीशन को है यहाँ पर बतलाने का प्रयास किया जा रहा है, तो ये भी पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में ही बनेगा। चलिए बना देते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है और आपको हमेशा ही ध्यान रखना होता है कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस 2 प्रकार के होते हैं। अब जरा देखिए, पहला प्रकार, एक वो जिसका आंसर आप यस या नो में दे सकते हैं, अगर दे सकते हैं तो फिर वहाँ पर क्वेश्चन वर्ड नहीं प्रयोग करते हैं, केवल हेल्पिंग वर्ब से ही सेंटेंस की शुरुआत करते हैं। जरा देख लीजिए, क्या वह बुखार से पीड़ित था, इसका आंसर आप यस या नो में दे सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल दे सकते हैं। आप यदि वो पीड़ित था तो आप कह सकते हैं हाँ, और अगर नहीं था तो आप कह सकते हैं नहीं। तो जी हाँ, इसका आंसर आप हाँ या ना में दे सकते हैं। तो फिर इस क्या की इंग्लिश व्हाट से नहीं बनाएंगे, यानी आपको WH टाइप वर्ड का प्रयोग नहीं करना है। ओके, सीधे हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत करनी है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है इसकी, वाज या वर, तो सब्जेक्ट देख लीजिए, वह के साथ वाज आएगा। तो चलिए सीधे कर देते हैं, वाज ही, ये लीजिए हो गया। आपने हेल्पिंग वर्ब पहले रखी, फिर इसके बाद सब्जेक्ट रखा और फिर इसके बाद वर्ब में आईएनजी रखी। ये देखिए क्वेश्चन वर्ड हम यहाँ पर रखेंगे नहीं, सीधे हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस अगर नेगेटिव सेंटेंस होता, क्या वह बुखार से पीड़ित नहीं था, अगर यहाँ पर नहीं होता तो हम यहाँ पर ही के तुरंत बाद नॉट लगा देते, वॉज ही नॉट सफरिंग फ्रॉम फीवर, राइट, बहुत ही सिंपल है। अगला सेंटेंस, छिपकली दीवार से क्यों चिपकी थी। अब यहाँ पर भी देखिए चिपकने का काम, अब अगर कोई दीवार पर कोई छिपकली है, वो चिपकी हुई है, तो फिर हम क्या कहेंगे, छिपकली दीवार से चिपकी है, ये बोलते हैं, चिपक रही है ऐसा नहीं बल्कि चिपकी है, राइट। अगर ऐसा हम बोलते हैं तो चिपकने का काम क्या है, कंटिन्यूस कंडीशन में है। तो अगर ऐसा भी हो तो ये भी देखिए, ये भी भूतकाल में किसी एक्शन की कंटिन्यूटी को शो कर रहा है, भले ही रहा, रही, रहे नहीं लगा है। तो चलिए ये भी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हुआ, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में कौन सा, तो जरा देखिए, क्या इसका आंसर यस या नो में दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। तो इस सेंटेंस में जो क्वेश्चन वर्ड है उसको ट्रांसलेट करके और सेंटेंस के स्टार्टिंग में रखना है, बिल्कुल सिंपली ऐसे ही, वाई, क्यों का मतलब वाई, वाई, इसके बाद ये पूरा का पूरा वर्ड ऑर्डर वैसे ही लग जाएगा। चलिए बना देते हैं, वाई वॉज, ये देख लीजिए वाई रखा हमने, क्वेश्चन वर्ड रख दिया, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज आ गया क्योंकि लिजर्ड सिंगुलर नंबर में है। सो वाई वॉज द लिजर्ड क्लिंगिंग, वर्ब की आईएनजी फॉर्म हमने यूज़ कर लिया, टू द वॉल या अगेंस्ट द वॉल आप ऐसे भी कह सकते हैं। तो ये ट्रांसलेशन बड़े ही सिंपल होते हैं। बिगिनर्स लोग अगर उनको कम बातें समझ में आई हो तो वो फिर से इसको रिवाइंड कर लें और फिर से एक बार देख लें, सारी चीज़ें आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएंगी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और एडवांस लेवल पर ये जानने का प्रयास करते हैं
कि हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बैठे होते हैं और वहाँ पर छोटी छोटी बातों को लेकर के कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अब आपको कंफ्यूज भी नहीं होना है। और चलिए देखते हैं वो सारे पॉइंट्स जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वो 4 कंडीशंस भी जान लेते हैं जहाँ पर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप इन 4 या 5 बातों को अपने दिमाग में बहुत अच्छे तरीके से सेट कर लें तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से रिलेटेड होते हैं वहां पर आप गलती नहीं करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 1। और ज़रा देखिए यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 क्या है, बड़ा ही सिंपल सी बात है, एक्शंस दैट वर कंटिन्यूइंग इन द पास्ट। अभी अभी मैंने आपको पीछे ये सारी चीज़ें बतलाई हैं। सिंपली आपको ये देखना है कि कोई भी एक ऐसा एक्शन जो पास्ट में यानी भूतकाल में कंटिन्यूइंग स्टेट में हो तो वहाँ पर आपको वाज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करना होता है। ध्यान रखें, ये वाज वर अपने आप में ही पास्ट टाइम को शो करता है, इसलिए सेंटेंस में अगर कोई पास्ट को शो करने वाला टाइम एडवर्ब नहीं दिया हुआ है तो भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये अपने आप में पास्ट यानी बीते हुए समय को शो करता है और बीते हुए समय में जो एक्शन है प्लेइंग आईएनजी लगा हुआ ये एक्शन क्या है, भूतकाल में कंटिन्यूटी को शो करता है। वेल, तो पहला वाला तो बड़ा ही आसान सा है और मैंने पीछे इतनी देर तक उन्हीं सब बातों को डिस्कस किया है। सीधे आइए दूसरी बात पर जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और अक्सर लोग जो बच्चे लोग हैं वो यहाँ पर लॉजिक्स देने लगते हैं कि सर ऑलवेज़, यहाँ पर ये जो एडवर्ब्स लिखे हुए हैं ऑलवेज, कॉन्टिन्यूली या कॉन्स्टेंटली, इनका प्रयोग तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही होता है। बच्चे लोग थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं और बस फिर इसके बाद वो अपने लॉजिक्स देने लगते हैं। जी हाँ, पिछले कुछ वीडियोस में जब मैं पास्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ा रहा था वहाँ पर एक बच्चे का ऐसा एक कमेंट आया था जहाँ पर वो कह रहा था कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में तो ऑलवेज का हम प्रयोग कर ही नहीं सकते हैं। बट माय डियर स्टूडेंट्स, ज़रा ध्यान से सुना करिए। देखिए यहाँ पर क्या है लिखा है, द अनप्लीजेंट एक्शंस, यानी वो एक्शंस जो अनप्लेजेंट हैं। अनप्लेजेंट का मतलब अच्छे न लगने वाले हैं और दूसरों को उनसे असुविधा होती है। कुछ ऐसे एक्शंस अगर दिखाई पड़ें दैट वर फ्रिक्वेंटली एंड हैबिचुअली डन, यानी जो भूतकाल में अक्सर किए जाते थे, बार बार रिपीटेडली किए जाते थे, एंड हैबिचुअली यानी आदतन किए जाते थे। तो भूतकाल में अर्थात बीते हुए समय में ऐसे एक्शंस जो रिपीटेडली किए जाते थे यानी बार बार किए जाते थे और वो भी हैबिचुअली आदतन किए जाते थे। और अगर ऐसे एक्शंस हैं जो रिपीटेडली और हैबिचुअली भूतकाल में बार बार किए जाते थे और जो दूसरों को अच्छे न लगने वाले एक्शंस हों तो वहाँ पर आप ऑलवेज का प्रयोग कर सकते हैं, कॉन्टिन्यूली का प्रयोग कर सकते हैं या कॉन्स्टेंटली का प्रयोग कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं। ज़रा देखिए यहाँ पर, ही वॉज ऑलवेज एब्यूजिंग अदर्स। अगर कोई आदतन किसी को गाली देता रहता है तो ये एक अनप्लेजेंट एक्शन ही है, किसी को अच्छा नहीं लगता है। ओके, और हिंदी में कुछ ऐसा उसका मीनिंग निकलता है, वो हमेशा दूसरों को गालियाँ देता रहता था। तो ऐसा अगर कोई वर्ब पैटर्न हिंदी में रखा है तो भी आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग कर लेना चाहिए और कुछ इस तरीके से सेंटेंस को ट्रांसलेट कर देना चाहिए, ही वॉज ऑलवेज एब्यूजिंग अदर्स। राइट, आप ऑलवेज का प्रयोग यहाँ पर भी कर सकते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी कर सकते हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में तो नेचुरली वो होता ही होता है। अगला सेंटेंस जरा देखिए, दे वर कॉन्टिन्यूली थ्रेटनिंग अस, वो हमको लगातार धमकाते रहते थे। तो धमकाना भी क्या है वास्तव में, ये वास्तव में एक अनप्लेजेंट एक्शन ही है। अगर आपको मैं धमकाऊं या आप मुझे धमकाएं तो ये भी एक नापसंद करने वाली चीज़ है जो दूसरों को अच्छी नहीं लगती हैं। तो ध्यान रखिए, अगर ऐसे कोई एक्शंस आते हैं जो बीते हुए समय में फ्रिक्वेंटली होते रहें, अक्सर होते रहें और वो अनप्लीजेंट होते रहें और आप ऐसा रिलेट कर पाएँ कि वो हैबिचुअली ऐसे होते रहें, तो ऐसे एक्शंस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कुछ इस प्रकार से ट्रांसलेट करते हैं और उनके साथ इन एडवर्ब्स का प्रयोग हम बखूबी कर सकते हैं। राइट, ओके, अब चलिए देखते हैं जरा एडवांस्ड लेवल पर वो तीसरा पॉइंट कितना इंपॉर्टेंट है। उस तीसरे पॉइंट में ही एक और पॉइंट निकलेगा, तो बहुत ही करीब से उस पॉइंट को समझने का प्रयास करिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, पॉइंट नंबर 3 को बहुत अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करिए। देखिए क्या लिखा हुआ है, व्हेन टू एक्शंस आर हैपनिंग, जब दो घटनाएं या दो क्रियाएं घटित हो रही हों एट द सेम टाइम, एक ही समय पर, अर्थात एक ही समय पर जब दो क्रियाएं घटित हो रही हों, कब, इन द पास्ट यानी भूतकाल में। ध्यान दीजिए,
जब बीते हुए समय में जब दो घटनाएं एक ही समय पर घटित हो रही हों और वो भी कंटिन्यूअस स्टेट में हो, तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन होते हैं, ज़रा ध्यान दीजिए। यहाँ पर इसमें दो सिचुएशंस निकल करके आएंगी। उन दोनों ही सिचुएशंस को बहुत करीब से ज़रा देखिए और समझने का प्रयास करिए। देखिए सिचुएशन नंबर 1 क्या है। उस समय जब मेरी माँ गा रही थी, मैं सो रहा था। इस एक सेंटेंस में ज़रा देखिए कि दो एक्शंस हो रहे हैं। एक सिंगिंग का यानी गाना गाने का एक्शन हो रहा है और दूसरा सोने का एक्शन हो रहा है, और बिल्कुल एक ही समय पर हो रहे हैं। देखिए ज़रा, और दोनों ही कैसे हैं, कॉन्टीन्यूअस फॉर्म में है, टाइम टेकिंग है, इसलिए कॉन्टीन्यूअस फॉर्म में है। ज़रा देखिए, उस समय जब मेरी माँ गा रही थी यानी ये गाना गाने का काम चल रहा था। तो गाना, अगर कोई भी गाना गाना शुरू किया जाएगा तो कम से कम 4 या 5 मिनट तो लग ही जाते हैं, तो ये टाइम टेकिंग एक्शन है। दूसरा सोना भी तुरंत होकर नहीं समाप्त हो सकता, वो भी एक टाइम टेकिंग एक्शन है, राइट। तो ये दोनों ही एक्शन भूतकाल में बीते हुए समय पर एक ही समय पर चल रहे थे, यानी कंटिन्यूअस थे। अब अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो वहाँ पर आपके पास क्या क्या ऑप्शन होते हैं, ज़रा देखिए। ऑप्शन नंबर 1, आप उन दोनों ही एक्शंस को पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस में शो कर सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर किया है। देखिए वाइल, उस समय जब कि आप अंग्रेजी कैसे बना सकते हैं, या तो वाइल से बना सकते हैं या व्हेन से बना सकते हैं, राइट। सो वाइल माई मदर वॉज सिंगिंग, उस समय जब मेरी माँ गा रही थी तो सिंगिंग हो गया, कॉन्टीन्यूअस फॉर्म में हो गया। तो आई वॉज स्लीपिंग, तो मैं सो रहा था, राइट। ये दोनों ही एक्शन कॉन्टीन्यूअस में है और दोनों ही एक्शंस को आप पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस में कुछ इस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं। एक और भी ऑप्शन है, कैसे, यहाँ पर ज़रा देखिए। हाँ, इस सेंटेंस को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, माई मदर वॉज सिंगिंग व्हेन। आप यहाँ पर इस सेंटेंस के पहले वाइल लगाए हैं। अगर आप यहाँ इसे नहीं लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ऐसे लगा सकते हैं। बस अगर बीच में लगाएंगे तो ये कॉमा नहीं लगेगा, जो आपने कॉमा यहाँ पर लगाया यहाँ पर कॉमा नहीं लगेगा, और सेंटेंस ऐसे आप बोल सकते हैं, माई मदर वॉज सिंगिंग व्हेन आई वॉज स्लीपिंग। ध्यान रखिए, पॉइंट को ज़रा नोट करिए। दो एक्शन है, दोनों ही टाइम टेकिंग है, दोनों ही कॉन्टीन्यूअस हैं भूतकाल में, तो आप दोनों ही सेंटेंसेस को पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस में बना सकते हैं, ओके। लेकिन एक और भी सिचुएशन है या एक और भी ऑप्शन है आपके पास, उस ऑप्शन को ज़रा देखिए। जब ऐसा कुछ हो, यानी दो एक्शन भूतकाल में अगर कॉन्टीन्यूअस स्टेट को शो कर रहे हैं, तो उन दोनों ही एक्शन को आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी सिंपल पास्ट टेंस में भी बना सकते हैं, और वो सेंटेंस ग्रामेटिकली बिल्कुल सही होता है। ध्यान दीजिए, ऐसे कर सकते हैं आप, वाइल माई मदर सैंग, यहाँ पर क्या किया, वाइल माई मदर वॉज सिंगिंग, यहाँ पर पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस यूज़ किया है, यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया है, और दूसरा सेंटेंस भी आपने क्या किया है, सिंपल पास्ट टेंस में ही बनाया है। क्या बनाया है, वाइल माई मदर सैंग आई स्लेप्ट। ध्यान दीजिए, ये दोनों ही जो एक्शंस हैं एक ही समय पर, अगर ये टाइम टेकिंग है तो सेंस यही होता है। क्या सेंस होता है, ये दोनों ही एक्शंस कंटिन्यूअस स्टेट को शो करते हैं, ओके। ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि अगर भूतकाल में एक ही समय पर दो एक्शन लगातार निरंतर कंटिन्यूअसली चल रहे हैं, तो आप दो टेंसेस का प्रयोग कर सकते हैं, यानी दो वर्ब फॉर्म्स का प्रयोग कर सकते हैं। कैसे, या तो दोनों में पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग कर लीजिए, या फिर दोनों ही एक्शंस के लिए आप सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग कर लीजिए। मीनिंग बिल्कुल सेम होता है, मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं होता है। अब चलिए, एक और सिचुएशन हो सकती है, सिचुएशन नंबर 2। अब उस सिचुएशन नंबर 2 को सिचुएशन नंबर 1 से कंपेयर करें और अच्छे से डिफरेंशिएट करें कि आखिर इन सिचुएशंस में क्या क्या डिफरेंस है। ज़रा देखो यहाँ पर, उस समय जब लड़का सड़क पार कर रहा था, तो सड़क पार कर रहा था, तो ये सड़क पार करने का जो एक्शन हो रहा था ये कंटिन्यूअस स्टेट में था, यानी ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को शो कर रहा है। दूसरा एक्शन, एक कार ने उसे ठोकर मारकर गिरा दिया, तो ठोकर मारना ये कोई टाइम टेकिंग एक्शन नहीं होता है कि लो ठोकर मारे जा रहे हो, नहीं, अचानक घटित होकर समाप्त हो जाने वाला एक्शन है ये। तो अब ध्यान दीजिए, अगर ऐसा ही भूतकाल में कोई ऐसा सेंटेंस हो जिसमें दो एक्शंस ऐसे हों जो एक कंटिन्यूटी को शो कर रहा है, यानी निरंतरता को शो कर रहा है, और उसी दरमियान या उसी दौरान एक
और एक्शन घटित होकर तुरंत समाप्त हो जाए तो वहाँ पर आपके पास क्या ऑप्शन होते हैं। बहुत ही सिंपल सी बात है, इस सेंटेंस को अच्छे से देख लीजिए और क्या ऑप्शन होते हैं इसको भी अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। देखिए ज़रा, उस समय जब लड़का पार कर रहा था तो ये वाला एक्शन कंटिन्यूअस था। वाइल द बॉय वॉज क्रॉसिंग द रोड, तो आपने क्या किया है, उस एक्शन को जो कंटिन्यूअस स्टेट में था उसे आपने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के थ्रू शो किया है, राइट। लेकिन दूसरा जो एक्शन हुआ, अ कार नॉक्ड हिम डाउन, तो कार ने ठोकर मारी, ठोकर मारना हुआ और पूर्ण हो गया, तो ये एक्शन घटित होकर तुरंत पूर्ण हो गया, यानी ये एक्शन टाइम टेकिंग नहीं है। तो किसी भी एक्शन जो चल रहा हो और उसी दौरान कोई एक और एक्शन घटित होकर समाप्त हो जाए तो आपको एक सेंटेंस यानी वो एक्शन जो कंटिन्यूअस स्टेट में था उसे आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में शो करना चाहिए, और वो एक्शन जो तुरंत घटित होकर समाप्त हो गया हो उसके लिए आपको सिंपल पास्ट टेंस यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना चाहिए। तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए बहुत अच्छे से देख लीजिए। अगर अभी भी डाउट है तो वीडियो को रिवाइंड करिए और फिर से उसे दोबारा देख लीजिए। आई होप कि वो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए एक लास्ट पॉइंट है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसे भी देख लेते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, पॉइंट नंबर 4 क्या है, देखिए क्या लिखा हुआ है, व्हेन द वर्ब्स लाइक गेट, बिकम एंड ग्रो। ध्यान दीजिए, ये जो वर्ब्स हैं गेट, बिकम एंड ग्रो, इनको भी आप पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कब और किन परिस्थितियों में यूज़ कर सकते हैं, ज़रा ध्यान से देखिए। जब ये वर्ब्स होती हैं वो रेफ़र करती हैं किसी इंक्रीज़ को, इंक्रीज़ माने वृद्धि, जो उत्तरोत्तर वृद्धि होती चली जाती है, या फिर डिक्रीज़ को यानी उत्तरोत्तर, या उसको आप डिक्रीज़ कह सकते हैं यानी उसकी कमी या ह्रास, ह्रास को आप या क्षय होने की जो कंडीशन है उसको लगातार क्षय होने की या लगातार वृद्धि होने की स्टेट को अगर शो करना है तो फिर आपको क्या करना है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग कर सकते हैं। कुछ हिंदी सेंटेंसेस यहाँ पर लिखे हुए हैं, क्या, वह गरीब और गरीब होता जा रहा था, तो देखिए ज़रा, वह अर्थात किसी व्यक्ति की गरीबी, ये क्या है, उस व्यक्ति की स्टेट है, राइट। और ये स्टेट क्या हो रही है, गरीब से गरीब या गरीब से और अधिक गरीब, तो ये क्या है, ये वास्तव में एक इंक्रीज है गरीबी में, यानी गरीबी है और अधिक गरीब हो गया, तो ये क्या है, एक प्रकार की गरीबी में इंक्रीजमेंट है ये, ठीक है ना। तो इस इंक्रीजिंग कंडीशन को अगर शो करना है तो हम इन क्रियाओं को वास्तव में पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कुछ ऐसे प्रयोग करते हैं। ज़रा देखिए, ही वॉज, तो देखिए कैसे कर लिया, वह सब्जेक्ट हो गया वह, और वाज बिकमिंग का प्रयोग कर लिया, होता जा रहा था। इसके लिए हमने क्या किया है, बिकम, बिकम मीन्स होना, और यहाँ पर हमने बिकम कर लिया, राइट, उसमें आईएनजी फॉर्म का प्रयोग कर दिया, और फिर हम यहाँ पर पुअरर एंड पुअरर कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हुए इस तरह के सेंस को हम कुछ इस प्रकार से इंग्लिश में शो कर सकते हैं। अगला सेंटेंस ज़रा देखिए कैसा है, अंधेरा गहराता चला जा रहा था, तो यहाँ पर भी क्या है, अंधेरा को और अधिक गहरा और अधिक गहरा, तो यहाँ पर क्या है, ये भी वास्तव में अंधेरे की एक स्टेट है, और वो स्टेट और अधिक इंक्रीज़ होती जा रही थी और अधिक इंक्रीज़ होती जा रही थी। तो जब कभी भी किसी स्टेट में या किसी व्यक्ति की स्टेट में या किसी बात की स्टेट में और इंक्रीज़ या डिक्रीज़ को शो करना हो तो इन क्रियाओं को आप पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज़ करेंगे, कुछ ऐसे, इट वॉज, तो देखिए कैसे किया, इट वॉज गेटिंग, आपने यहाँ पर गेटिंग का प्रयोग पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में किया है, तो यहाँ पर आपने अंधेरे की और अधिक बढ़ती हुई इंक्रीजिंग स्टेट को आपने यहाँ पर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से कुछ इस प्रकार से शो किया। तो इस तरीके से मैंने पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को बिल्कुल बेसिक लेवल से और एडवांस लेवल तक सारे पॉइंट्स को मैंने क्लियर करने का प्रयास किया है। आशा है वो सारे पॉइंट्स क्लियर भी हुए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जल्दी से लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरीके के वीडियोज़ आपको लाता रहता हूँ, डिटेल्ड वीडियोज़। तो चलिए फिर आप मिलते हैं आगे बहुत जल्द, तब तक के लिए गुड बाय।